हेलो एवरीवन, दिस इज ए गैप फिलिंग सीरीज। अब ये गैप फिलिंग सीरीज में क्या होता है कि जितने भी टेस्ट्स हैं मार्केट में, ठीक है, बीट ऑफ विजन, बीट फोरम, ठीक है, बीट वाजीराम, बीट माई टेस्ट, ऑल टेस्ट्स जितने भी हैं उनकी लर्निंग्स जो हैं और जहां जहां आप फंसते हो, जिन पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, वो पॉइंट्स इसमें लिख रखे हैं ताकि आपको क्वेश्चन जो है सारे करने की जरूरत ना पड़े। देखो, अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो ना तो इट टेक्स 2 आवर्स, ठीक है, लेकिन 100 क्वेश्चन की जगह 100 पॉइंट्स करते हो तो इट टेक्स नियरली हाफ एन आवर टू रिवाइज। तो यहाँ पे ये थोड़ा इजी हो जाता है रिवाइज करना, और इसको बार बार अगर करेंगे तो एक तरीके से पूरा कोर्स ही रिवाइज हो जाता है आपका, ठीक है। और जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठो, जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत लेके बैठो, तो पहले इन पॉइंटर्स को पढ़ लो और उसके बाद आप लक्ष्मीकांत करोगे तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए लक्ष्मीकांत करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर वाइज है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब आप पढ़ते हो लक्ष्मीकांत में तो क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स कुछ इसमें क्रोनोलॉजिकल मैनर में नहीं है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस मेरे को एनकाउंटर करते गए वैसे वैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आप इस पे कर सकते हैं। और फ्रीडम यूपीएससी चैनल है टेलीग्राम पे, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी जो शीट है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट पूरा पॉलिटी का और फिर बाकी सब्जेक्ट्स का, तो मैं उस पर शेयर करता रहूंगा। फ्रीडम यूपीएससी चैनल, ठीक है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि 1861 का जो एक्ट है उसमें क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करी गई थी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें क्या इंट्रोड्यूस करा गया था, बाइकैमरलिज्म। अब ये जो है ना, स्पेसिफिकली पॉइंट क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से एक्ट में आया था, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट बन जाएगी। सिमिलरली दिस, तो ये पॉइंट्स रिपीट भी हो सकते हैं बाद में, तो जैसे जैसे मेरे को एनकाउंटर करता है मैंने बना दिए। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एबोलिशेस द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है वो रिटेन किया था, एबोलिश किया था, लेकिन उसकी ट्रांसफर कर दी थी पावर किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ को, ठीक है। फिर 1853 एक्ट में हमारा ओपन कंपटीशन आया था। 1853 एक्ट में ओपन कंपटीशन आया था, 33 में नहीं आया था, 1833 में नहीं आया था। तो 1833 में कुछ तो हुआ था, हाँ, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, कोशिश करी थी, लेकिन वो प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो पूरा लागू जो है 1853 एक्ट में ही हुआ था। तो आपको कुछ भी आए इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हुआ था, तो 1853 एक्ट ही मानेंगे क्योंकि लागू यहीं से हुआ था, प्रपोज किया था 1833 में। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर इज टेकन फ्रॉम 1935 एक्ट। अब ऑफिस 1935 एक्ट से बोला जाएगा या कनाडा से बोला जाएगा। देखो, ऑफिस ऑफ गवर्नर तो 1935 से ही आया था, लेकिन अपॉइंटमेंट उसका किस तरीके से होगा कि जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उसको, ठीक है, इलेक्शन नहीं होता है। तो ये चीज कहाँ से ली गई, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी, क्योंकि कनाडा में क्या यूनिटरी सिस्टम चलता है, ठीक है। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन क्रिश्चियन आया था 1919 में। बाई कैमरलिज्म हमने पढ़ लिया। डायरेक्ट इलेक्शन और था कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन किस में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1919 में। तो उसमें कंफ्यूज कर देता है कि 1909 में हुआ था या 1892 में हुआ था, 1990 में हुआ था। अब एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन कब आया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन वो आया था हमारा 1892 में, ठीक है, 1892 के एक्ट में आया था। फिर 1861 एक्ट में और क्या था, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पोर्टफोलियो हमने पढ़ लिया। और इसमें एक और चीज हुई थी 1861 में कि वॉइसरॉय ने रूल एंड ऑर्डर बनाए थे अपनी कैबिनेट के, ठीक है, कि सिस्टम कैसे काम करेगा, तो वो बनाए थे, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 1861 में। अब सेंट्रलाइजेशन हमने देखा था कि जैसे जैसे अंग्रेज आए थे, ठीक है, तो हमारा सेंट्रलाइजेशन 1773 से शुरू हुआ था एक्ट से, और वो कल्मिनेट कब हुआ था, 1833 में, ठीक है, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए थे हमारे, ठीक है। और बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर खत्म हो गई थी, तो यहाँ से लेजिस्लेटिव पावर देनी शुरू करी थी बॉम्बे और मद्रास को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और फुल ऑटोनॉमी हमारी 1937 में आई थी, जब 1935 का एक्ट आया था, जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। फिर 1862 में एक और चीज हुई थी कि 3 इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल डाले गए थे, जैसे राजा बनारस के जो राजा थे, ठीक है, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की इतनी ज्यादा पावर नहीं होती थी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर होती थी, तो उसमें फर्स्ट इंडियन कब आए थे, बहुत लेट,
1909 में उनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट में थोड़े से डिफरेंस आ जाते हैं कि हमारे के 1773 एक्ट में क्या चीज हुई थी, 1784 में क्या थी। देखो जो 1773 का एक्ट है, ठीक है, उसमें पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट ने अपना राइट असर्ट किया था टू कंट्रोल द अफेयर्स इन इंडिया 1773 एक्ट में, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट एक्ट पहला एक्ट था, तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का राइट इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन जितनी भी इंडिया में पोजेशंस थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे ब्रिटिश पोजेशन नहीं बोला गया था। आप ये देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश पोजेशन फर्स्ट टाइम बोला गया था, तो यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है यूपीएससी। फिर सबॉर्डिनेट स्टेटस फॉर ए कंपनी, और भी चीज बोली गई थी कि कंपनी अब सबॉर्डिनेट है। किसके सबॉर्डिनेट है? ब्रिटिश स्टेट के सबॉर्डिनेट है। ये पहली बार बोला गया था पिट्स इंडिया एक्ट में, ना कि 1773 एक्ट में, तो ये देखने वाली बात है। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टेब्लिश हुआ था किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। तो दो हो गए थे हमारे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिश कैबिनेट कंट्रोल करती थी। फिर जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म्स हुए थे जो कॉर्नवालिस के अंडर हुए थे। वो क्या क्या रिफॉर्म्स थे, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत जो बनाई थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वो एबोलिश हो गई थी, और 4 सर्किट कोर्ट्स बनाए थे हमारे, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड पटना में, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये तो बहुत कॉमन नॉलेज है कि सबको पता है 4 सर्किट कोर्ट्स बनाए थे, लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि इसमें इंडियन जज थे, यूरोपियन जज थे। तो आप ये देखो सिर्फ यूरोपियन जज थे, ठीक है। और ये कोर्ट ऑफ अपील की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो करेगा, और दोनों केसेस में करेगा, सिविल में भी क्रिमिनल केसेस में भी, ठीक है। फिर सदर निजामत अदालत थी, तो वो कलकत्ता में शिफ्ट करी गई और वो गवर्नर जनरल के अंडर डाली गई। लेकिन गवर्नर जनरल यहाँ अकेले काम नहीं करते हैं, किसके साथ काम करते हैं? चीफ गाजी और चीफ मुफ्ती के साथ, ठीक है। और कॉर्नवालिस कोड जो था वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोड था, एडमिनिस्ट्रेशन कोड बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उसकी कुछ खासियत थी। तो पहली बार रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया गया था। मतलब पहले क्या होता था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, बेसिकली कलेक्टर, तो वही जज होता था, वही जो है कलेक्टर होता था, वही पुलिस वाला होता था। तो इसने क्या करा कॉर्नवालिस ने कि तीनों को जो है सेपरेट कर दिया कि जस्ट जुडिशरी अलग रहेगी, कलेक्शन जो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलग रहेगा, और पुलिस हमारी अलग रहेगी। तो एसपी का ऑफिस जो है वो भी कॉर्नवालिस ने ही बनाया था, तो वो अलग ऑफिसर अपॉइंट हुआ था। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिविल कोड्स थे, क्या उसमें यूरोपियन सब्जेक्ट्स भी आते थे? यस। तो इस कोड में यूरोपियन सब्जेक्ट्स को भी पहली बार लाया गया था सिविल कोड्स के अंडर, ठीक है। क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल भी आंसरेबल थे? तो यस, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी आंसरेबल टू सिविल कोड्स फॉर देयर एक्शन डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी। अब अनऑफिशियल कैपेसिटी में तो है, लेकिन क्या ऑफिशियल कैपेसिटी में भी है? तो यस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड। तो बेसिकली ये कोड जो था, इसने रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया था इंडिया में प्रॉपरली। फिर और भी ज्यादा सिविल सर्विस रिफॉर्म करे थे कॉर्नवालिस ने। वो क्या रिफॉर्म्स थे कि सिस्टम ऑफ प्रमोशन थ्रू सीनियोरिटी ये लेके आए थे, जिससे कि करप्शन नहीं हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि सीनियोरिटी बेसिस पे नहीं होता था, परफॉर्मेंस बेसिस पे होता था। तो जो जितना ज्यादा लूटता था उतना ज्यादा सीनियर बन जाता था, ठीक है। तो लूटमार चलती थी, तो उसने बोला कि सीनियोरिटी से होगा, तो लूटमार बंद हो, ठीक है। फिर सिविल सर्वेंट्स की सैलरी बढ़ा दी, जिससे करप्शन कम होगा। और रूल्स अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड की, कोई भी सिविल सर्वेंट प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। नहीं तो पहले क्या होता था कि काफी ज्यादा लोग जो है वो मतलब प्राइवेट ट्रेड करके काफी अमीर हो जाते थे, ठीक है। फिर डीबारिंग सिविल सर्वेंट फ्रॉम टेकिंग प्रेजेंट्स, ब्राइब्स एक्सेट्रा। तो ये जो चीज है, ये आज भी हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है सिविल सर्विसेज का, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कॉर्नवालिस ने बनाया था, वैसा ही आज भी चल रहा है। फिर एक चीज देखनी है कि 1833 में ए लॉ मेंबर वाज एडेड इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ठीक है, लेकिन वो फुल मेंबर नहीं बना था। तो फुल मेंबर कब बना? वो 1853 में, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि इन 1833 गवर्नर जनरल काउंसिल में लॉ मेंबर ऐड हो गए थे पूरी पूरी तरीके से, तो ये गलत है। कब हुए थे फुल मेंबर? 1853 में, तो ये याद रखना है। फिर अंडर 1833 एक्ट ऑल रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूरोपियन इमिग्रेंट्स वाज रिमूव्ड, ठीक है, वाज रिमूव्ड। अब इसमें क्या था कि पहले रेस्ट्रिक्शन थी कितनी जमीन ले सकते हो, कितने तुम आ सकते हो, लेकिन 1833 में क्या हुआ कि खुलेआम उन्हें कर दिया कि कितनी भी जमीन लो, कितना भी स्टे करो,
ठीक है, मतलब प्रॉपर कॉलोनाइजेशन के लिए उन्होंने एक्ट कर दिया था। फिर विलियम बेंटिक ने वापस से, जैसे हमने देखा था कॉर्नवालिस ने जैसे सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया था कि जज अलग रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग रहेगा और जो है एसपी अलग रहेगा, वापस से विलियम बेंटिक ने सेम कर दिया था कि अब कलेक्टर जो मजिस्ट्रेट है वही सब कुछ हेड करेगा, ठीक है, वही पुलिस फोर्स हेड करेगा, वही जज रहेगा। वापस से सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो गई थी विलियम बेंटिक के अंदर। ये कब था? 1830s में, ठीक है, विलियम बेंटिक जब आए थे। फिर चार्टर एक्ट 1853 इंट्रोड्यूस रिक्रूटमेंट वुड बी डन थ्रू ओपन कंपटीशन। तो ये हमने पढ़ा था कि ओपन कंपटीशन 1853 में आया था। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत कॉर्नवालिस ने तो रिफॉर्म करे थे, ठीक है, तो लेकिन ये फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश किसने किए? तो क्वेश्चन आ जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किए, लेकिन ये गलत है। वो किसने किए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, जो 1773 का एक्ट लेके आए थे। उन्होंने हमारी प्रॉपर जुडिशरी फॉर्म करी थी, किससे? डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत। अब ये दीवानी क्या है? दीवानी मतलब सिविल केसेस, फौजदारी मतलब क्रिमिनल केसेस, ठीक है, क्रिमिनल केसेस। अब ये सिविल केसेस में हिंदूज एंड मुस्लिम्स के लिए अलग अलग लॉज चलते थे, ठीक है, हिंदू सिविल कोड एंड मुस्लिम के अपना शरिया, ठीक है, लेकिन फौजदारी अदालत में सिर्फ मुस्लिम के लॉज चलते थे एंड दीज मुस्लिम्स लॉज वर एप्लीकेबल टू बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, क्रिमिनल लॉज जो थे हमारे मुस्लिम्स के चलते थे यहाँ पर क्योंकि पहले हमारा मुगल रूल था इंडिया में। फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, 1773 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था। कहां पर? कैलकाटा में। ब्रिटिश सब्जेक्ट जितने भी थे उनको ट्राई करते थे, ठीक है, एंड द सबऑर्डिनेट फैक्टरीज इंक्लूडिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस, तो सबको ट्राई करता था ये सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखने वाली बात है कि जो मकौले का हमारा कोड आया था, ठीक है, माइन्यूट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मकौले ने वुमेन एजुकेशन सपोर्ट करी थी? कि क्या मकौले ने जो है सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन करी थी या इंग्लिश के साथ जो ओरिएंटल एजुकेशन है वो भी करी थी? तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें देखना है कि सिर्फ वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर में फंड्स देने को बोला था उसने, मकौले ने, ठीक है, और मीडियम ऑफ इंग्लिश अलोन, कि इंग्लिश ही होगा, कोई भी हिंदी संस्कृत कुछ मीडियम नहीं होगा, कोई भी वर्नेक्युलर बिल्कुल खत्म कर दिया था इसने, सिर्फ इंग्लिश थी, ठीक है। तो इस पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या इंग्लिश अलोन थी? कुछ तो साइड में होगा, तो हाँ अलोन थी, ठीक है। अब इसने बोला कि सारे कॉलेज शट डाउन कर दो, जितने भी कॉलेज हैं शट डाउन कर दो। कौन से? जो ईस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ाते हैं, ईस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ाते हैं वो सारे कॉलेज बंद कर दिए इसने। तो मतलब इंडिया की जितनी भी फिलोसॉफी थी, योगा वेदांता जो हम पढ़ते थे, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी निकलते थे, वो सब खत्म कर दिया। पूरा एजुकेशन सिस्टम को, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया था इसने, ठीक है। तो इसमें यह था कि ईस्टर्न फिलोसॉफी जो पढ़ाना ही बैन हो गया था, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कई सारे जो इंडियन कॉलेजेस थे जो सिर्फ ईस्टर्न पढ़ाते थे, वेस्टर्न नहीं पढ़ाते थे, वो बंद करे थे, ठीक है। ओनली जो भी पैसा आता था वो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए दिया गया था, और ओरिएंटल एजुकेशन वर कंप्लीटली इग्नोर्ड, ठीक है। एंड ही ऑल्सो इग्नोर्ड फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन के लिए ये वोकल नहीं था। लेकिन जो वुड्स डिस्पैच आया था हमारे 1854 में, उसमें थी वुमेन एजुकेशन। फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है। ये मेयो रिजोल्यूशन जो था 1870 का, ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, ठीक है। तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल पावर्स दी गई थी, जैसे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, ठीक है। अब वो बोलोगे कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, तो नहीं, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल की लोकल बॉडीज जो हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, उसको हम पैसे देंगे ताकि वो अपने से कुछ काम कर सके, और उनको थोड़ी सी लोकल टैक्सेशन की पावर्स भी देंगे। लेकिन इसके बाद आपने देखा था रिपन रिजोल्यूशन भी आया था, तो रिपन ने काफी काम किया था, तो उसने पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी कि म्युनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज हमें बनानी है, ठीक है। तो ये अलग चीज है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन अलग चीज है। रिपन कब आए थे? 1882 में आए थे। फिर अपार्ट फ्रॉम एनुअल ग्रांट फ्रॉम इंपीरियल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज ऑथराइज्ड टू लोकल टैक्सेशन टू बैलेंस देयर बजट्स, ठीक है। दिस वाज डन इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सच एज मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन, रोड्स
टू द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए थे मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन, रूट्स। अब ये देखो कि ये तो बढ़िया बात है, लेकिन उस टाइम पे बहुत बेकार बात हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो अपने टैक्स कलेक्ट कर सके। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने पैसे बचा रहे थे। जो सेंटर में इतने सारा जो रेवेन्यू आ रहा था वो सारा ब्रिटेन में जाता था, ठीक है, तो मतलब यूके में जाता था। तो नीचे ट्रांसफर ना करना पड़े पैसा, बहुत सारा पैसा ब्रिटेन में जाना पड़े, तो इसलिए इन्होंने वो पावर्स दी थी, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, ये मेडिकल सर्विसेज सेंटर के पैसे से चलती थी। जैसे आज की डेट में अगर सेंटर ने पैसा देना बंद कर दिया स्टेट्स को, तो स्टेट्स की क्या हालत हो जाएगी, बहुत बुरी हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलर काइंड था कि पैसा देना बंद कर दिया था, उनको बोल दिया था कि अपने से मैनेज कर लो। फिर 1882 में क्या हुआ था, ऑल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, जनरल गोइंग एंटायरली टू द सेंटर, प्रोविंशियल गोइंग एंटायरली टू द प्रोविंसेस, ठीक है, एंड दोज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस, ठीक है। तो ये हमारा 1882 में आया था, जैसे रिपन रिजोल्यूशन जब आया था उसके बाद। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, तो आपने कई सारे एक्ट सुने होंगे, ठीक है, 1919 का सुना होगा, तो ये 1915 में भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है। तो ये बहुत लोग, कम लोगों ने सुना है। तो इसमें क्या था कि कंसोलिडेट ऑल द प्रेसिडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स सो दैट एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल ब्रांचेस कुड बी कम इन अंडर वन इनेक्टमेंट। इसका क्या मतलब था कि जितने भी पहले एक्ट आए थे, बीट 1892 का, बीट 1861 का, तो सारे कंसोलिडेट कर दिए थे इस एक्ट ने। सिर्फ एक एक्ट आया था 1915 का, तो उसने पिछले जितने भी एक्ट थे ना, तो उसका सारे मर्ज करके एक एक्ट बना दिया था, ठीक है। अब जो 1919 का रिफॉर्म थे वो इस एक्ट पे हुए थे रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है, चेंजेस ज्यादा नहीं किए थे, बस एक एक्ट में ले आए थे सारे के सारे। फिर 1919 में क्या हुआ था कि सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। अब जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थी, ठीक है, वो तो हमारे गवर्नर जनरल के अंडर थी, लेकिन जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है वो सब डिवाइड करी गई थी। तो हमने सुना था डाइआर्की आया था इसमें, ठीक है। तो डाइआर्की का क्या मतलब था कि दो सब्जेक्ट्स थी, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट मतलब जिसमें गवर्नर जनरल की पावर होगी, जो गवर्नर है किसी भी प्रोविंस का, उसकी पावर होगी कि वो अपने पास रखेगा उन सब्जेक्ट्स को या नहीं रखेगा। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का क्या मतलब है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दे दिया गया है कि अब तुम उन्हें देखो, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट हमारे रिजर्व सब्जेक्ट थे जो गवर्नर ने अपने पास रखे हुए थे। अब 1919 में एक और चीज करी गई थी जो कि मिस आउट हो जाती है, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, जो ब्रिटेन में बैठते थे, जो कि इंडिया के सारे अफेयर्स को मैनेज करते थे, ठीक है, पहले इंडियंस के एक्सचेकर से पे होते थे वो, ठीक है, तो अब ब्रिटिश एक्सचेकर से पे होंगे। 1919 में ये बोला गया था, ठीक है। फिर 1935 में था कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था मुस्लिम्स के लिए, फिर सिख्स के लिए, तो वो एक्सटेंड किया गया था किन किन के लिए, एससी एंड वुमन एंड लेबर वर्कर के लिए, कि जितने भी वर्कर क्लास हैं वो अलग से अपना वोट देंगे वर्कर लीडर को, वुमन सिर्फ वुमन को वोट देगी, ठीक है। इस तरीके से किया गया था, और स्केड्यूल कास्ट सिर्फ स्केड्यूल कास्ट को वोट दे सकती है। अब आप बोलोगे कि पूना पैक्ट में तो ये नहीं हुआ था, पूना पैक्ट में तो हुआ था कि रिजर्वेशन देंगे, लेकिन जो है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। लेकिन आप ये देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में उसको माना नहीं था, पूना पैक्ट को ब्रिटेन ने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं था, इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था बेसिकली। फिर वुमन इंडिया में कब ग्रांट किया गया वुमन को राइट टू वोट, 1919 एक्ट में, 1919 में वुमन वर ग्रांटेड वोटिंग राइट्स फर्स्ट टाइम। तो क्या कंटेस्ट इलेक्शन भी करने दिया गया था? नहीं, सिर्फ वोट कर सकती थी, कंटेस्ट नहीं कर सकती थी इलेक्शन को, ठीक है। लेकिन तो ये कंटेस्ट करने का राइट कब दिया गया, 1935 में। अब इसमें भी ये देखने वाली बात है कि सारी वुमन को नहीं दिया गया था, कि उनकी क्वालिफिकेशन और उनके कितना पैसा है उनके पास, ठीक है, कैपिटल है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना टैक्स पे करती है, उस हिसाब से दिया गया था फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल नहीं था वुमेन के लिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का क्या मतलब है, ऑटोक्रेसी का ये मतलब है कि देयर वुड बी नो डेमोक्रेसी,
मतलब पॉपुलर वोट नहीं होगा। तो जो भी जितनी भी पावर है वो सारी गवर्नर जनरल के हाथ में ही है, कि अगर पॉपुलर सपोर्ट भी आया तो गवर्नर जनरल उसको वीटो कर सकता है इजीली। ठीक है। और ये किसके बिहाफ पे काम करता था? ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे। तो मतलब ब्रिटेन को एक एब्सोल्यूट पावर थी। तो सिस्टम को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश इन 1858 एक्ट। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट रूल कब आया था हमारा? पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, तो किसी और एक्ट में अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया है, ठीक है, डायरेक्ट रूल का, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट में था। अब आप बोलोगे कि 1773 में किया था, तो नहीं, कंट्रोल एजर्ट किया था, लेकिन डायरेक्ट जहां भी आएगा, ठीक है, डायरेक्ट रूल जहां भी आएगा वहां पे पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला। फिर एक आपने देखा था कि 1773 और 1784 के बीच में भी एक एक्ट आया था जो 1773 की कमियों को रिजॉल्व करने के लिए आया था। उसमें भी क्वेश्चन बन जाता है 1781। ठीक है, तो उसमें दो चीज नहीं हुई थी बेसिकली। तो उसमें क्या था? अपीलेट सिस्टम थोड़ा खराब था 1773 में, जब सुप्रीम कोर्ट आया था हमारा, तो उसको रिफॉर्म किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी अपील्स आ गई थी, तो इनने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील सिस्टम ही खत्म कर दो। ठीक है, एंड गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन। तो पहले क्या था? ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल था ये सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उस पर नहीं होगा एप्लीकेबल। तो पावर घटा दी थी बेसिकली कोर्ट्स की पावर घटा दी थी। तो ये था। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको हो गई है। अब आप लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे ना, तो आपको एक एक पैराग्राफ में होगा कि हाँ ये इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी थी। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेट था उसमें कौन किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? अभी आ सकता है क्वेश्चन कि भाई एम एन रॉय हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, तो नहीं। एम एन रॉय ने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही प्रपोज किया था, लेकिन ये मेंबर नहीं थे। तो कम्युनिस्ट मेंबर सिर्फ एक ही थे हमारे, सोमनाथ लाहिरी। ठीक है, सोल कम्युनिस्ट मेंबर थे ये। फिर उसमें लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव। ठीक है, सेक्रेटरी कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो एच वी आर आयंगर। अब ये दो इतने फेमस नाम नहीं है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट नेम थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और जो सेक्रेट, इन्होंने बेसिकली ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का। बी एन राव ने ड्राफ्ट बनाया था। ऑल्दो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने उसको गो थ्रू किया। जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया था वो बी एन राव ने ही बनाया था। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, उन्होंने कब सीट ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई थी जब ही ले ली थी या बाद में ली थी? तो ये आप देखो कि माउंटबेटन प्लान जब आया था, जब ली थी इन्होंने जो अपनी सीट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स ने। उसके पहले प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं बैठते थे। ठीक है, तो उन्हें यह था कि हम तो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। लेकिन जब माउंटबेटन प्लान आया तो उसने क्लियर कर दिया कि कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, आपको इंडिया में या पाकिस्तान में मर्ज होना पड़ेगा। तो जो इंडिया के जितने प्रिंसली स्टेट थे, दो तीन को छोड़ के, वो सब बैठना शुरू हो गए थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब जो पार्टीशन हुआ उसके बाद जो मुस्लिम लीग मेंबर्स थे उनका क्या हुआ? ठीक है, तो कुछ तो पाकिस्तान में चले गई जो सीट्स थी, ठीक है, जो भी एरिया था। तो जो उस इलाके से मुस्लिम लीग के मेंबर आते थे वो तो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें चले गए। लेकिन जो पार्ट इंडिया में आते हैं उसमें भी तो कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर होंगे। तो यस, दे एंटर्ड द असेंबली। ठीक है, वो भी मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो भी इंडिया की असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे और उसका पार्ट थे, मेंबर थे उसके। अब 1935 एक्ट में क्या हुआ कि बाइकैमरलिज्म हमारा वापस से इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोविंसेस में। ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर वुमेन दिया था, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, वुमेन वाज गिवन टू राइट टू वोट इन 1990, ये पढ़ लिया था हमने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना एक तो मेजर कमेटी हुआ करती थी और माइनर कमिटीज भी हुआ करती थी। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, क्या उन्होंने भी कुछ कमिटीज हेड करी थी? तो यस, कि जैसे एग्जांपल है कि एडॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एडॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट वाज चेयर्ड बाय एस वरादचारी, ठीक है। तो जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके पार्ट नहीं थे, उसके पार्ट नहीं थे। बाकी माइनर कमिटीज और कौन कौन सी होंगी, जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ठीक है, नेशनल फ्लैग की जो कमेटी थी, अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये हेड करते थे, ठीक है। माइनर कमिटीज भी हुआ करती थी। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि माइनर कमिटीज थी कि नहीं थी, और कुछ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर पार्ट थे, कुछ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, वो भी पार्ट थे। फिर विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ऑल इनहेरेंट अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट वर रिपील्ड। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कौन कौन से एक्ट हमारे रिपील हुए थे? तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ना 1947 वाला, वो रिपील हो गया था। वो रिपील क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ये पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट था, इंडिया का एक्ट नहीं था। तो इसलिए जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने सबसे पहले क्या किया, उसको रिपील किया। और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वो भी चल रहा था, उसको भी रिपील किया था। अब ये आ जाता है कि क्वेश्चन कि और कौन से एक्ट रिपील किए थे, कि प्राइवेट काउंसिल वगैरह एक्ट रिपील किए थे? तो नहीं, सिर्फ ये दो एक्ट मेजरली रिपील किए थे। अब एक एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, ठीक है, तो कौन कौन से हमारे जो एक्ट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन जब फाइनलाइज हुआ था, जब ही हमारे शुरू हो गए थे। तो ये देखने वाली बात है, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था कि नवंबर 26 1949 को, तो जब ही से लागू हो गए थे प्रोविजन। इलेक्शंस, अब ये देखो, इलेक्शन पे स्पेशल क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इलेक्शंस जो थे वो हमारे 26 जनवरी से 1950 से शुरू हुए थे, या फिर 26 नवंबर से ही हो गए थे? तो 26 नवंबर से ही हो गए थे। सिमिलरली अदर कि टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन हो गए थे, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट हो गया था, ठीक है, प्रोविजनल पार्लियामेंट हमारा काम करना शुरू हो गया था। तो ये सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, तो ये आर्टिकल्स हमारे लागू हो गए थे ऑलरेडी। फिर द रिमेनिंग प्रोविजंस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, यूजुअली आ जाता है कि 26 नवंबर को कौन से हुए और 26 जनवरी को कौन से हुए। तो इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। इसको डेट ऑफ कमेंसमेंट बोलेंगे, सॉरी 26 जनवरी को, ठीक है। डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे 26 नवंबर को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या किया था? नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। कब किया था? जुलाई 22 1947। अब इस डेट को क्या हमें आजादी मिली थी? आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त को मिली थी, ठीक है। तो आप ये देखो, आजादी के पहले ही हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, तो नेशनल फ्लैग को कब किया था? तो नेशनल एंथम को कब किया था? नेशनल एंथम को 26 जनवरी 1950 में किया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसके बाद कमेंस हो गया था, उसके बाद, ठीक है। नेशनल एंथम नहीं, सिर्फ नेशनल फ्लैग को किया था। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या डायरेक्टली इलेक्टेड है? नहीं, तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी उस टाइम पे, ठीक है, जो कि हमारे 1946 में जो इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे जो बनी थी, तो उसी के उन्होंने ही मतलब वो किया था, नॉमिनेट किए थे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। तो ये क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सॉरी, ठीक है। अब ये वापस से वही इंफॉर्मेशन आ गई कि प्रिंसली स्टेट डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 9 1946 में, ठीक है। लेकिन बाद में जब माउंटबेटन प्लान आया, उसके बाद सारे के सारे ज्वाइन करना शुरू कर दिए। अब क्वेश्चन अगर ये आ गया कि ऑल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन जनवरी 26, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने देखा था कुछ प्रोविजन हमारे 26 नवंबर को भी लागू हो गए थे। इंडियन फ्लैग यहाँ पे हो गया था कि स्टेट इज ट्रेडिशनली डिफाइंड। अब स्टेट की डेफिनेशन आ जाती है कि स्टेट की और ये एक दो बार यूपीएससी पूछ चुकी है। तो ये चार एलिमेंट्स है स्टेट के,
ठीक है, तो ये मेंस में भी काम आता है। पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड सोवरेंटी होनी चाहिए। तो ये 4 एलिमेंट्स अगर हैं तो वो कहलाई जाएगी स्टेट। अब यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है, इसमें एक और एलिमेंट जोड़ देगा एक को हटा के, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये 4 एलिमेंट है, इनको रट लो। फिर एक और चीज है कि जब लिंग्विस्टिक स्टेट हमारी बनी थी तो इसमें बोला जाएगा कि फजल अली कमीशन के बाद बनी थी। तो आपको ये देखना है कि आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश हमारी फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है, और वो फजल अली कमीशन जो 1956 में आया था उसके पहले ही बन गई थी, उसके बाद कमीशन आया था। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको देखना पड़ेगा ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा फॉर्म हुआ तो उसमें कौन कौन से हमारे इवेंट्स थे मेजर मेजर, कि एम एन रॉय ने, कम्युनिस्ट लीडर थे, फर्स्ट प्रपोज किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। कब? 1934 में, 1934 में। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1935 में। ठीक है, 1938 में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय एडल्ट्स। ठीक है, फिर 1940 में अगस्त ऑफर आया कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया दैट यस इंडियंस हैव द राइट टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसको अगस्त ऑफर बोला गया। फिर क्रिप्स मिशन आया, उसने बोला कि हम बनाएंगे, मतलब आपको देंगे राइट, लेकिन वो फेल हो गया था क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस आया था। फिर फाइनली कैबिनेट मिशन ऐसा था कि जिसने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, वो कैबिनेट मिशन के अप्रूवल पे बनी थी। कैबिनेट मिशन ने जब अप्रूव किया था जब बनी थी। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से मिशन के थ्रू बनी थी? क्रिप्स आएगा, वेबल आएगा, कैबिनेट आएगा, तो कैबिनेट उसका आंसर है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम 3rd एंड 4th चैप्टर से अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में। थैंक यू ऑल।